ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। नाज़रीन मोहतरम, सलाम जेके प्रोग्राम में अब जहाँ हम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के हवाले से बात करेंगे, सियासी मामला जम्मू कश्मीर के अंदर और सियासी बयानबाजी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हवाले से, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ महकमों के मामला जो पड़े हैं उन हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का मामला अदालत पहुँचा और हाई कोर्ट ने अहदेदारों की ज़ाती तौर पेश होने को कहा। यानी हाई कोर्ट की जानिब से अब मुख्तलिफ महकमा के जो अफसरान हैं उनको ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने के लिए कहा है। महकमा माल और दूसरे महकमा जात जो है उनके अफसरान को यहाँ पर ज़ाती तौर पर हाई कोर्ट के अंदर रहने की बात कही गई है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे जो इन मामलात को डील कर रहे हैं उनकी जानिब से ये बात कही गई है कि अब जब इन तमाम मामलात की जांच होगी तो उस बीच यहाँ पर इन महकमा जात के अफसरान का होना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ामिया की कुछ ऐसे काम थे जिन्हें लेकर अदालत के सामने शिकायतें पहुंची थी और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वाली जो बेंच है वो समाअत कर रही थी। जब उनके सामने यानी बेंच के सामने केस पहुंचा तो अब अदालत की तरफ से पिछली बार, हालांकि 2 बार ये केस पहले अदालत के सामने पहुंच चुका है, तो शिकायत मिलने के बाद अदालत ने 2 बार अहकामात जारी किए और फर्दर क्या प्रोसीडिंग्स करनी है महकमों को इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से पहले हुक्म दिया गया, वो नहीं माना गया। फिर अदालत ने मुदाखलत की, वो भी नहीं माना गया। फिर तीसरी बार कुछ लोगों की तरफ से जब शिकायत पहुंची, चाहे वो महकमा माल हो, जनूबी कश्मीर से वस्ती कश्मीर तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की शिकायत पहुंची, तो अदालत के जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद न करने के बाद अब अदालत की तरफ से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं महकमा माल के हैं, इसके अलावा असिस्टेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर अनंतनाग से इन सभी को तलब किया गया और ज़ाती तौर पर बुलाया गया है। इंक्वायरी कमेटी भी जो तश्कील दी गई थी अदालती अहकामात के बाद, उनके हुक्मनामे को भी अमलाने में उनकी तरफ से जो हिदायत दी गई थी, जो गाइडलाइंस थी, उन पर भी अमल न करने के बाद अदालत ने सख्ती से इस बात का नोटिस लिया है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम उनको भी ज़ाती तौर पर अगली समाअत की जो तारीख है उस पर बुलाया गया है। इसके अलावा बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर है म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की, उनको भी अगली डेट ऑफ हियरिंग जो है उस पर अदालत के सामने पेश होना है ज़ाती तौर। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू अनंतनाग, उन्हें भी बुलाया गया है और जो हुक्मनामे पहले जारी होते रहे उन पर सब पर इल्ज़ाम है जो शिकायतें अदालत के सामने पहुंची थी कि काम नहीं हो पाया। इसके अलावा सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर श्रीनगर के उनको भी बुलाया गया है और डायरेक्टर्स जो है इस महकमे के उनको बुलाया गया है। इन सभी लोगों को बुलाने का मकसद कि अगर जो इंक्वायरी कमेटीज थी उनकी गाइडलाइंस पर अमल नहीं हो पाया तो अदालत ने जो हुक्मनामा जारी किया था उस पर भी अमल नहीं हो पाया। क्या वजूहत थी, सीनियर अफसरान खुद अदालत में जवाब देंगे। चलिए, अदालत के साथ साथ अब इंतज़ामिया की भी बात करेंगे और इंतज़ामी मामलात में अगर हम बात करेंगे मुआवजे की, एक्स ग्रेशिया की, तो मुख्तलिफ मामलात ऐसे हैं जिनमें ये शिकायत सामने फिर बाद में आई कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है उसको वागुजार करने में लैतुलैल से काम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया का एक बड़ा फैसला, और इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया है कि अब जो काउंसलर मिलिटेंसी के शिकार हुए हैं उनके हक में एक्स ग्रेशिया जो है तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के वाक़यात में जिन लोगों की हलाकतें हुई, वो म्युनिसिपल काउंसिलर, मुंतखबा काउंसलर्स हों, उनके जो रिश्तेदार हैं, घर वाले खास तौर से लवाहिकीन को, उनके लिए 25 लाख बतौर मुआवजा सरकार की तरफ से मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में सिर्फ जिन लोगों की मौत हुई है उनको उनके फेवर में जो किन्स हैं या उनके बाकी लोग हैं उनको देने का ऐलान किया है। और सरकार की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट धीरज गुप्ता, उन्होंने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी करते हुए ये भी कहा कि जो पेमेंट है वो उन तमाम इलेक्टेड काउंसलर्स की या जो म्यूनसिपल बॉडीज थी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, अगर किसी का भी कत्ल हुआ मिलिटेंसी से रिलेटेड वाक़े के दौरान उसकी जान चली गई तो उनके लवाहिकीन को ये 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी एक्स ग्रेशिया थ्रू हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके बैंक खातों के अंदर ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो बाकी केसेस हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, वो भी उनके पास पहुंचेंगे और यानी इस डिपार्टमेंट की जिस पर सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि उन लोगों के जो लोग अभी तक इस दुनिया से चल बसे हैं मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स के दौरान, उनके लवाहिकीन की डिटेल्स जितनी भी थी, तफसीलात थी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई हैं और अब फाइनल जो पेमेंट रिलीज़ करनी है ये 25 लाख इन सभी लोगों के बैंक खातों में, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को फैसला लेना है।
चलिए, इंतज़ामिया का बड़ा फैसला और काउंसलर्स जो कि मिलिटेंसी के शिकार हुए हैं उनके हक में एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम कठुआ की भी बात करेंगे और कठुआ के हीरानगर में कल एक मेले का इनेकाद किया गया जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। मनोज सिन्हा का बयान इसी मेले के दौरान आया। मेले का आज तीसरा दिन है। पशुधन मेला यहाँ पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर की दही मुआशी इनकलाब की तरफ या दही इलाके जो है मुआशी इनकलाब की तरफ गामजन है। पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बयान। मुल्क में ज़राअत और बागवानी के कारोबार को नई शक्ल जहां पर मिली तो इसका फर्क जम्मू कश्मीर के अंदर भी ज़री शोबे पर नजर आया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जब इस तकरीब का हिस्सा थे तो उनकी तरफ से बड़ी बात यह कही गई कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर काश्तकारों को डायरेक्टली फायदा पहुंचाने और उनके बैंक खातों में पैसा पहुंचाने के लिए मरकज की उसी स्कीम के तहत काम हो रहा है जो ज़री शोबे से जुड़े बाकी लोगों के लिए बाकी रियासतों और यूटीज के अंदर है। और इस कैंप लगाने का मकसद ये जो मेला शुरू किया गया हीरानगर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, और इसमें सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अलग अलग स्टॉल्स जहां पर लगाए गए हैं। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न सिर्फ पैदावार दुगनी की जाए बल्कि आमदनी भी सालाना कंसर्न महकमे की तरफ से जो जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई थी वो उन्होंने कल अपने खिताब के दौरान भी कही। साथ ही ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब मुख्तलिफ महकमों के खासतौर से ये जो दो महकमे हैं, एक एनिमल हस्बेंड्री और महकमा ज़राअत, इन दोनों की तरफ से नई स्कीमों के तहत जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करना चाहते हैं, यूनिट होल्डर्स हैं, उनके लिए सरकार एक कदम उठाने जा रही है। और उस नए इकदाम के तहत जो अपने यूनिट होल्डर्स कायम करके न सिर्फ खुद के लिए रोजगार का जरिया खुद बनेंगे बल्कि दीगर लोगों को भी हो सकता है 8, 10, 15 लोगों के लिए वो जरिया मुआश यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसलिए सरकार इस चीज पर फोकस कर रही है कि यूनिट होल्डर्स को तरजीह बुनियादों पर सरकार न सिर्फ उनके लिए काम करे बल्कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत डायरेक्ट फायदा मिले। एलजी का फटाफट से आपको बयान बताते हैं जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि 70 वर्षों में जो कुछ तब्दील नहीं हुआ, ज़राअत, बागबानी और दीगर शोबों में अब तब्दील हो रहा है। एप्पल हो, वालनट हो, मैंगो हो, लीची हो, जो भी इस तरह के उत्पाद का उत्पादन बढ़े इसकी हर कोशिश हम कर रहे हैं। बासमती चावल के बारे में भी 7,000 हेक्टेयर भूमि में हाई यील्ड और हाई इनकम प्रोडक्शन वाला बासमती लगे, जिसकी कोशिश कृषि विभाग के द्वारा की जा रही है। कुछ दिनों पहले एक अमेरिका में साइंस जर्नल प्रकाशित होती है, कुछ मित्रों ने शायद सुना हो, एलियन के नाम से। उसमें एक आर्टिकल छपा है जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर की बदलती हुई कृषि और हॉर्टिकल्चर की स्थिति के बारे में। और शोध पत्र में, रिसर्च पेपर में कहा गया है जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हो रहा है पिछले 1 वर्ष में। इसके लिए मैं निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को भी और कृषि विभाग के हम अपने सभी साथियों को जिस संकल्प ढंग से उन्होंने प्रयास किया है, इसके कारण और किसान भाई जिस तरह से मेहनत किए उसके कारण ये परिणाम आ सका। मैं एक छोटी बात आपसे करना चाहूंगा। 1 हेक्टेयर में 2 किलोग्राम केसर होता है, अब एक बड़ा बदलाव आया है, 5 किलोग्राम केसर होगा। इस तरह की अनेक बातें कर सकती। पिछले साल हम सबने जब कृषि विश्वविद्यालय में जाने का अवसर मिला, हमारे प्रमुख सचिव भी थे, कृषि वैज्ञानिकों से एक अनुरोध मैंने किया, भाई लैब से निकलिए, थोड़ा किसान के खेत तक पहुंचे। जो रिसर्च का काम आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन केवल लैब तक सीमित रह जाए ऐसे रिसर्च का कोई अर्थ इस देश के लिए, यहाँ के समाज के लिए नहीं है और उसके परिणाम आप दिख रहे हैं। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कठुआ के मेले में शिरकत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, चाहे विकास हो, तामीर तरक्की हो या दूसरे मामला हो। लेकिन आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी और उसके बाद जब ये सरकार इख्तिताम पर पहुंची, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राज लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर के उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने भी कहा था कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने के अंदर हुआ। उसके बाद जब मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला किया, यानी 5 अगस्त 2019 का फैसला, तो उसके बाद एलजी साहब, मरमू साहब भी ये कह रहे थे कि जो 70 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ वो आज हो रहा है। और आज
मनोज सिन्हा साहब भी ऐसी ही बात कह रहे हैं कि जो 70 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ है वो आज होने जा रहा है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में अब सियासी मामलात पर और सियासी बयानबाजी की भी बात करेंगे। और सियासी मामलात में सबसे पहले हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला के उस इंटरव्यू की, उस बातचीत की जो उन्होंने एक निजी चैनल से किया। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है जिसमें जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, इंतजार है अभी भी, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं। यूनियन टेरिटरी में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है उमर अब्दुल्ला के मुताबिक, लेकिन 2-3 अहम पॉइंट्स या जो जवाब उनने एक खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए जो कई तहरीरी इंटरव्यू उनका छपा है, मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया के जो बयानात हैं उनमें तजाद है, वो मिलते जुलते नहीं है। और ये भी डिस्कनेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी श्रीनगर और दिल्ली के दरमियान इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान के दरमियान जो राबते होने चाहिए थे, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो तालमेल, उमर अब्दुल्ला के मुताबिक वो नहीं है। पहला तो उन्होंने जिक्र ये किया कि 24 तारीख को जो मीटिंग हुई उसके बाद किसी भी बड़ी पेशरफ्त का इंतजार था। जो कुछ वहां मीटिंग में कहा गया वो जिम्मेदारी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की कि उसको जमीनी सतह पर अमलाए, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त उसमें नहीं हुई, उस पर नाराजगी का इजहार किया। दूसरी बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई जो सबसे बड़ी नाराजगी, दरबार मूव का फैसला जो मरकजी हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से 148-149 साल पुरानी रिवायत को तब्दील किया गया, खत्म करना, जिस पर नाराजगी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जम्मू के अंदर भी जब कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन जम्मू जाते थे तो सकाफत एक दूसरे की झलकती थी, जो मजहबी रवादारी थी, भाईचारा था, वो भी तो कायम अपनी जगह था ही, लेकिन तिजारत बहुत ज्यादा इस पर इन्हिसार करती थी, उसको भी धचका जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहुंचाया। तीसरी बड़ी बात जिक्र उनने यहाँ पर जगमोहन का किया, वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर 1990 के वक्त का खुलासा उनने या जो हवाला दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सरकारी मुलाजमों को जगमोहन जो कि बीजेपी के जिंदगी भर मेंबर रहे उमर अब्दुल्ला के बकौल, उन्होंने उन तमाम लोगों को जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके लिए एक आसानी पैदा की थी कि हर एक सरकारी मुलाजिम को एक रिहायशी क्वार्टर दरबार के अंदर या सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मिले, जो जिसकी वाबस्तगी जिस भी मुलाजिम की डिपार्टमेंट के साथ सिविल सेक्रेटरीट के साथ है, उन सभी लोगों को रिहायशी क्वार्टर दिए। लेकिन वो हैरान है कि सरकार ने अपने ही एक बहुत सीनियर मेंबर के लिए फैसले को 2021 में आते आते जून के महीने में तब्दील कर दिया, खत्म करके तमाम लोगों के रिहायशी क्वार्टर्स छीन लिए गए। ये इस पर नाराजगी का इजहार। चौथी बड़ी बात उनने जो अब तक कही है, फारूक अब्दुल्ला के मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया है कि क्या वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल को लेकर जो लगातार वकालत करते रहे हैं उसके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने यहाँ पर 2-3 बातें करते हुए एक बार फिर उसकी वकालत की या अपने वालिद के रास्ते पर वो भी चलते हैं, ये दिखाया कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बार बार कहा जाता रहा कि मुज़ाकरात दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान बहुत ज़रूरी हैं अगर क़याम अमन जम्मू कश्मीर के अंदर चाहते हैं, तो उसका एक बार फिर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी इस बात पर कायम है। शिमला एग्रीमेंट हुआ, ताशकंद में बात हुई, तो इन तमाम चीज़ों को उस वक्त होते होते आज न सिर्फ दिल्ली और श्रीनगर बल्कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो ज़रूर जो वालिद का बयान था उसकी हिमायत करते नजर आए। और 5 उन्होंने नौजवानों की कही कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अब तक 50,000, 40,000 और फिर 25,000 नौकरियों का जिक्र किया गया। मरकजी सरकार की तरफ से नौकरियों को नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देना और मकामी नौजवानों को नौकरियां देने के हवाले से बात कही गई। और यहां तक कि मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के अंदर भी वज़ीर दाखिला ने कहा, लेकिन उनने इल्ज़ाम आयद किया उमर अब्दुल्ला ने कि मनोज सिन्हा और उनकी पूरी इंतजामिया आपसी कोऑर्डिनेशन, तालमेल की कमी की या इसके फुकदान की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी सरकार के साथ राब्ते बहाल न करके उन फैसलों का इतलाक नहीं कर पाई है जो मरकज ने यूटी के लिए लिए थे। चलिए, उमर अब्दुल्ला के इस इंटरव्यू के बाद जम्मू कश्मीर के दूसरे सियासी मामलात पर बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर के दूसरे सियासी मामलात के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी पीडीपी सरकार के इख्तिताम के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी दलबदली जो है वो काफ़ी अरूज पर थी और अभी भी देखने को मिल रही है। और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जिस तरीके से वोटरान को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से
इंतखाबात से कबल लीडरान को अपनी पार्टी में शामिल करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम PAGD की बात करेंगे तो PAGD के हवाले से ये PAGD उस वक्त क़याम में आया जब जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकज़ी सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और माना जा रहा है कि PAGD के तर्जमान जो है तारिक आमी साहब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस हवाले से मिले और आगे का लाएअमल क्या कुछ रहेगा उस पर तबादला ख्याल किया गया। आज का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी से कबल या असेंबली इंतखाबात की तारीखों का शेड्यूल का अभी तक तो ऐलान हुआ नहीं, उससे पहले ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि स्पोक्स पर्सन हैं PAGD के, उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात कर आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा, उसको कैसे तरतीब दिया जाएगा, तफसीली तबादला ख्याल हुआ। लेकिन आज खबर यह है कि श्रीनगर के अंदर एक तकरीब, बहुत बड़ी तकरीब होगी और कई सियासी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के बड़े चेहरे रहे और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा किरदार रहा है, वो आज हो सकता है कि अपनी पार्टी का दामन थामे और दीगर कुछ लोग BJP में साउथ कश्मीर के अंदर चले जाएं। इस तरह की खबरें सुबह सुबह सामने आ रही, क्योंकि आज दिन श्रीनगर के अंदर अपनी पार्टी समेत BJP और कांग्रेस की कुछ तकरीबात होनी है। इस तरह की खबरें आ रही हैं जो वादी कश्मीर में आज सरगर्मियां होनी हैं। चलिए इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से सैयद तजम्मुल भी मौजूद है। सैयद तजम्मुल, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। और अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ज़िला मुकामात पर यानी ज़िला सुदूर जो है जनूबी कश्मीर के अंदर अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और ज़मीनी सूरत हाल को परखा जा रहा है किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाएगा। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करेंगे, आज के दिन के बारे में माना जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है और उसमें जो सियासी दल बदली की बात हो रही थी, कुछ अहम सियासी लीडरान जो कल तक किसी और सियासी जमात से थे आज किसी और सियासी जमात से में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में दल बदली की जो सियासत है ये कोई नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी रिवायत में से एक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सफर जो है आगे बढ़ता रहा। लेकिन आपकी बार सियासी बदली जो है वो असूलों के ऐन मुताबिक नहीं हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की मनसूखी के बाद शायद किसी सियासी दल बदली की तवक्को मेन स्ट्रीम पार्टियां, चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे वो जम्मू का हो, रजौरी का हो, बांडीपोरा का हो, श्रीनगर का हो, एक सोच और एक ख्याल लेकर चले थे कि शायद 35 से 370 की मनसूखी का फैसला बैनुल अक़वामी सतह पर गलत तासुर जाएगा और जमहूरिया मुल्क जो हिंदुस्तान है उसका जो इंप्रेशन है और क्रेडिबिलिटी है उसकी साख जो है वो दाव पर लग सकती है कि गलत फैसले हुए, गलत वक्त पे हुए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी और दीगर पार्टियां और पीपल्स कॉन्फ्रेंस बड़ी तकदव में है और आजकल कोशिश कर रही है कि नॉर्दर्न अलायंस को और सख्त किया जाए और नॉर्दर्न पॉलिटिकल ग्रिड में बांडीपोरा से लेकर करना, गुरेज से लेकर कुपवारा तक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर के साथ आगे आना चाहते हैं। इसी बीच में कई नाम गिनाऊंगा जिनके बारे में बताया जाता है कि शाह मोहम्मद तांतरे, जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था और उसके बाद जब 35 से 370 टूट गया उन्हें नज़म शिकनी की पादाश में पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसी तरह नजीर अहमद लावे, उन्हें भी नज़म शिकनी की पादाश में पार्टी से तकरीबन रुखसती हुई और उसके बाद फैयाज अहमद मीर मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, हालांकि उनके मेंबर पार्लियामेंट पर भी बहुत ज्यादा सियासी बयानबाजियां हुई, उन्हें भी नज़म शिकनी की पादाश में उस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी से बर्तरफ किया था। और इसी तरह से बहुत सारे लीडरान हैं और यहाँ तक कि कल की बात है PDP के सीनियर जो कायद इस वक्त हैं वो नई दिल्ली गए सिर्फ अपनी सरकारी एकोमोडेशन बचाने के लिए और उसके बाद उन्होंने वहां से आकर कहा है कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे लेकिन थोड़ा वक्त दीजिएगा। यानी ये मामला जो चल रहे हैं इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त ये है कि अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस कितने मैक्सिमम नंबर्स को समेटेगी, मुकाबला ये है। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी एक वकील के तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला से दोबारा मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला की अपनी तबीयत के बारे में भी जानने लगे थे और उसके बाद सियासी तबीयत के बारे में भी कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त होगी, जहाँ एक तरफ अपनी पार्टी के लिए बड़ी कामयाबियां जम्मू से यहाँ लेकर अहम लीडरान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सज्जाद गनी लोन वाली, यासिर ऋषि दोबारा अब शामिल हो रहे हैं और ऐसा तासुर है कि सफीना बेग जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जाएंगी। इसी तरह निजामुद्दीन भट्ट के बारे में तासुर है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच में
अभी महफूज रास्ता देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की नफी की, कहा कि वो पीडीपी को रुखसत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मामला है नजम शिकनी की पादाश में पीडीपी से बड़े लीडरान की छुट्टी भी हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और पीएचडी के बीच में इस वक्त जो मीटिंग का दौर है, हो सकता है कि इस पर नजर होगी कि अपनी पार्टी और पीसी में जो लीडरान जा रहे हैं उसके बाद इनकी हिकमत अमली क्या होगी। तजम्मुल, अगर सियासी दल बदली की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हमने देखा लगातार पिछले 1-2 साल से वो पीडीपी को हो रहा है, क्योंकि जो अहम रुकन पीडीपी के थे वो पीडीपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है, कयास लगाई जा रही है कि जहां एक तरफ पीडीपी अंदरूनी मामलात को लेकर परेशानियों से में मुब्तला है, वही दूसरी जानिब पीएचडी के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते भी सही नहीं है इस वक्त। देखिए साहिल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रिश्ते जम्मू कश्मीर में कभी बेहतर नहीं थे, और यही बुनियादी वजह है कि जम्मू कश्मीर को मतबादिल पार्टी एक जो लार्जेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से बनाई गई थी। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में आप पीएचडी की बात करें, ये इनके अहदाफ और असूल जो है वो इलेक्शन और इन मामला से हटकर है। यानी 35 से 370 में इस वक्त जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल कैप्टन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को माना जाता है, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला नायब के तौर पर देखे जाते हैं। और इन पार्टियों का, दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं एक मौकफ तो है कि जब तक आप 35 से 370 को पार्लियामेंट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, तब तक सियासी तौर पर इसको उठाया जा सकता है। हो सकता है वक्त ज्यादा लगे, लेकिन इसे हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जबकि बाकी पार्टियां कहती हैं ये मामला रफा दफा हो गया, इस पर अब बातचीत नहीं की जा सकती है। ये अंतर है दोनों पार्टियों का। लेकिन पीएचडी में अपने मुश्किलात हैं, अपने मसाइल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने हैं, पीडीपी के अपने हैं। जिस हाई ट्यून के साथ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने कल पार्टी कन्वेंशन में तकरीर की, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टेम्पो तक नहीं जा सकता है। उन्होंने मेन स्ट्रीम पार्टियों में यहाँ पर क़यादत बहुत ज्यादा वक्त संभाली है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उन्हें बड़ा अहम रोल इस वक्त है। अगर उन्होंने दोनों पार्टियों को साथ लेकर चलने, सीपीआईएम और बाकी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट वगैरह जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, साथ चलकर मन बना लिया है। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े संजीदा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की जो सोच है वो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस दैन जम्मू कश्मीर का फार्मूला जो है उसको लेकर चलेंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इस वक्त फार्मूला जो है फर्स्ट रेस्टोरेशन ऑफ C-70 C-5A और उसके बाद नेशनल कॉन पीडीपी जो है इंडिविजुअलिटी में देखी जाती है। चलिए तजम्मुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर सियासी दलबदली और सियासी दलबदली के बीच आज एक तकरीब मुनक़द होने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि जो पीडीपी के साथ कल तक काम कर रहे थे, ऐसे कुछ लीडरान हैं जो किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। फ़िलहाल सियासत के साथ साथ दूसरे मामलात भी हैं, और दूसरे मामलात में अगर हम बात करेंगे मानसून इजलास की, और मानसून इजलास के दौरान जहां हिज़्बी इख्तिलाफ की जानिब से मरकज़ी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ मामलात को लेकर, चाहे किसानों का एहतजाज हो, चाहे जासूसी का मामला हो, या तामीर तरक्की के मामलात हो, उसको लेकर मरकज़ी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे दोनों ऐवानों के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर भी सवालात पार्लियामेंट मेंबरान की जानिब से पूछे जा रहे हैं मरकज़ी सरकार से, और मरकज़ी सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल के जवाब में अगर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के कामकाज को लेकर जो सवाल पूछा गया, उस हवाले से मरकज़ी सरकार ने क्या कुछ जवाब ऐवान को दिया। ऐवान में सरकार की तरफ से तहरीर और जवाब दिया गया है, और साथ ही मिनिस्ट्री की तरफ से खुद खड़े होकर भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाई कोर्ट हैं वहां पर जजों की जो खाली असामियां हैं उन पर सरकार क्या कुछ कर रही है, और कितने बेंचेस इस वक्त किस डिवीज़न के अंदर या किस हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जहां मरकजी वजारत कानून की तरफ से जवाब दिया गया और वज़ीर कानून किरण रिजिजू की तरफ से जवाब दिया गया राज्यसभा के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट में आज के वक्त में 6 जजों की जो असामियां हैं वो खाली पड़ी हैं। ये पोस्ट आज के वक्त में भी हाई कोर्ट के अंदर खाली हैं जम्मू कश्मीर में। साथ ही ये भी बताया गया है कि चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आर्टिकल 124, 217 और 224A के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर इन सभी लोगों की तकर्रियां होती हैं, नए जजेस को लगाया जाता है, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग किस बैकग्राउंड से हैं, ये भी जब सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में कहा गया कि पसमानदा तबकात हों, अक़लियतें हों या ख़वातीन हों, इनका नाम फहरिस्त में होना चाहिए, जो वजारत कानून की तरफ से जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जो इंतज़ामिया है उसको पहले कह दिया है। क्योंकि जब भी वो तजावीज़ भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास
तो जवाब जो ऐवान के अंदर आया है उसके मुताबिक कि जब तजावीज़ भेजें तो उसमें जो दर्ज फहरिस्त ज़ातों का ख्याल है वो ख़ास तौर से रखा जाना चाहिए, ख़वातीन का नाम हो, ताकि जो समाज के अंदर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का हम हर तबके के साथ बार बार दावा करते हैं उस पर अमल किया जा सके। ये वजारत कानून की तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को भी कहा गया और साफ कर दिया गया कि हाई कोर्ट के अंदर 6 जज आज भी कम हैं, असामियां खाली पड़ी हैं। चलिए, लोग पार्लियामेंट की बात हो रही है और दोनों ऐवानों की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ मामलात जो है मेंबरान की जानिब से उठाए जा रहे हैं और अगर हम बात करेंगे भारत अफ़गानिस्तान रिश्तों और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी हुई है उस पर जब राज्यसभा के अंदर पूछा गया तो मरकज़ी वज़ीर जो है एस जयशंकर, उन्होंने क्या कुछ कहा अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्तों को लेकर। भारत और अमेरिका के दरमियान मुलाकात हुई, जो वज़ारत ख़ारजा की और वज़ीर आज़म के साथ एंटनी ब्लिंकन की एक रोज़ कबल मुलाकात को लेकर पूछा गया तो अवामी मुंतखबा हुकूमत और जमहूरी निज़ाम ही अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए वाहिद रास्ता है, जो भारत की तरफ से वहाँ भी साफ किया गया और बाद में वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा। साथ ही हिंदुस्तान और अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान के बारे में मजबूत मौक़िफ़ है और वज़ीर ख़ारजा ने ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती करके अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत काम नहीं कर सकती और दिल्ली ताकत की बुनियाद पर अगर किसी ऐसे नताइज सामने आते हैं तो उसको कबूल नहीं करने वाली है। ये साफ किया गया भारत सरकार का मौक़िफ़ है। इधर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनिंदम बागची की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बयान आपको सुनाते हैं जो मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से दिया गया, जिसमें साफ किया गया कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो इस वक्त है उस पर नज़र करीबी है और बेहतर रास्ता यही है कि अवामी मुंतखबा हुकूमत हो और अगर तालिबान भी आता है तो एक्सेप्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोगों को वो साथ लेकर चले। इसके अलावा जहां पर पाकिस्तान के हवाले से भी सवाल उठा है और सी पैक को लेकर जहां कल ऐवान के अंदर भी मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा से सवाल पूछा गया था तो इसका जवाब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया और ये साफ किया गया कि जो सी पैक का काम अभी तक चल रहा है, जो भारत का मौक़िफ़ पहले दिन से है वो इसे रिजेक्ट करता आ रहा, वही उस पर जवाब दिया गया। और तीसरी बात ये कि पीओके के अंदर इंतखाबात कराना कैसा है तो उस पर वज़ारत ख़ारजा ने साफ किया गया कि इस वक्त शायद दिखावे या फिर पाकिस्तान की इस्लामाबाद वाली सियासत के अलावा कुछ भी इंतखाबात पीओके के अंदर नहीं है। साउंड बाइट आपको सुनाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आपको एक बड़ी खबर बताएंगे, तलबा को मेडिकल के दाखिलों में राहत सरकार ने दी है। Nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise, which has been protested and rejected by the local people. Such an exercise can neither hide the illegal occupation by Pakistan nor the grave human rights violations, exploitation and denial of freedom to the people in these occupied territories. Pakistan has no locus standi on these Indian territories. We call upon Pakistan to vacate all Indian areas under its illegal occupation. चलिए, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान को आप सुन रहे थे, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम हिस्सों के अंदर ओबीसी तलबा को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है और कुछ दिन पहले नीट के इम्तिहानात को लेकर जो सवाल उठे थे उस पर न सिर्फ जवाब आया बल्कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला जो लोग लेंगे उनके लिए या ओबीसी के तलबा के लिए रिजर्वेशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से तकरीबन सरकार मानती है कि 5500 के करीब तलबा को फायदा पहुंचने वाला है और सरकार ने या मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जब फैसला लिया गया तो उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से भी इस पर ट्वीट किया गया, जिस पर उनकी तरफ से खुशी का इजहार करते हुए कहा गया कि कई वर्षों से इस फैसले को हतमी शक्ल ना ही बल्कि नामंजूरी मिल पाई थी, लेकिन अब हुकूमत ने मेडिकल एडमिशन के लिए बड़ा फैसला लेते हुए जो पसमानदा तबके के तलबा हैं उनके लिए रिजर्वेशन को मंजूर कर लिया है। ओबीसी तलबा को 27% और इक्तसादी तौर पर जो कमजोर तलबा हैं उनको मरकजी वजारत सेहत ने यहाँ पर रिजर्वेशन 10% देने का ऐलान कर दिया है और मरकजी वजारत सेहत ने 2021 और 22 सेशन से इसको लागू करने का भी फैसला कर दिया है और सरकार के मुताबिक तकरीबन 5500 तलबा को इससे डायरेक्टली फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा यूजी और पीजी मेडिकल के साथ साथ डेंटल कोर्सेज, एमबीबीएस, एमडी, एमएस डिप्लोमा, बीडीएस आप करते हैं, एमडीएस करते हैं, जो भी इसमें दाखिला लेने वाले होंगे उन सभी को मिलेगा।
اس کے علاوہ وزارت صحت نے یہ کہا کہ سرکار OBC اور EWS طبقہ کے لوگوں کو ریزرویشن دینے کے لیے پابند عہد ہے۔ دراصل معاملہ اس وقت طول پکڑ رہا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جولائی کو قومی اہلیتی ٹیسٹ یعنی نیٹ 2021 کی تاریخوں کا اعلان مرکزی وزیر تعلیم کی طرف سے کیا گیا، دھرمیندر پردھان کی طرف سے، تو طلبہ کی طرف سے احتجاج ملک کے اندر کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس مرتبہ نیٹ امتحان میں OBC طبقہ کی ریزرویشن دیے بغیر ہی اس بار ٹیسٹ ہوگا۔ اس پر طلبہ تنظیموں کی طرف سے ملک گیر ہڑتال کی دھمکی دی گئی تھی، جس کے بعد سرکار نے فیصلہ لیا پسماندہ طبقہ کے جو طلبہ ہیں ان کو 10% اور OBC جو طلبہ ہیں ان کو میڈیکل کے ایڈمیشن کے دوران 27% ریزرویشن کو سرکار نے منظوری دے دی ہے۔ چلیے اس کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر کی ایک خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ شمالی کشمیر سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ فریدہ بیگم نامی ایک خاتون جو ہے گٹیار فیستہار بارہمولہ کی رہنے والی تھی، آج صبح اپنے باغات میں کچھ کام کے لیے گئی تھی، لیکن جب گھر واپس نہیں آئی تو اس کے بعد آج صبح اس کی لاش جو ہے وہ انہی باغات میں پائی گئی ہے۔ یہ شمالی کشمیر سے یہ خبر آ رہی تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے اسٹڈی کے حوالے سے، اور اسٹڈی کی بات کریں گے تو ایکسپرٹ پینل نے کیا کچھ ریکمنڈ کیا ہے تو اس حوالے سے آپ تک خبر پہنچائیں گے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو ویکسین کا پہلا ڈوز لے چکے ہیں لیکن دوسرا نہیں لے پائے ہیں۔ کوویشیلڈ ایک ڈوز لے چکے ہیں، کوویکسین اب لے سکتے ہیں یا نہیں، اس پر تحقیق ہوئی ہے اور ماہرین نے مختلف ویکسین کے ڈوز لیے جا سکتے ہیں اس بات کو منظوری دے دی ہے، بلکہ ماہرین کے بعد اب سرکاروں کو فیصلہ لینا ہے، جہاں پر نیزل ویکسین کا ڈیٹا ابھی اگلے 2 سے 2.5 مہینوں میں سامنے آئے گا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کووڈ ویکسین مکس کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آپ کووڈ ویکسین کا پہلا ڈوز کسی اور ویکسین کا یا کوویشیلڈ لیتے ہیں جو جموں کشمیر کے اندر بھی چلتی رہی، اب دوسرا ڈوز آپ کو کوویکسین کا ملے گا، اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، اس بات پر جو سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی ہے سینٹرل ڈرگ سٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن CDSCO کی، اس کی طرف سے جو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ یعنی کوویشیلڈ اور کوویکسین کے دونوں ڈوزز کو مکس کیا جا سکتا ہے۔ مکس انجیکشن کو مکس نہیں کرنا بلکہ ان دونوں کو آپ 2 یا 3 مہینے کے اندر جو بھی وقفہ گائیڈ لائنز کے مطابق ہے، آج اگر کوویشیلڈ کا ڈوز لیا تو 2 مہینے بعد آپ کوویشیلڈ کا نہ ملے تو کوویکسین آپ لے سکتے ہیں۔ مختلف ویکسین کے ڈوز لیے جا سکتے ہیں، ماہرین نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ دوسری بات جو ہے بھارت بایو ٹیک کے فاؤنڈر کرشنا ایلا کی طرف سے بڑا بیان آیا ہے کہ نزل نامی ویکسین جو تیار ہو رہی ہے 2.5 مہینوں کے اندر اس کے نتائج سامنے آنے کے بعد اس ویکسین کو بھی بازار میں اتار دیا جائے گا اور سگنیفیکنٹ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ابھی تک ٹرائل بیسس پہ ہوئے تھے وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ ساتھ ہی کلینکل ٹرائل جو ہے پیئر کوویکسین کا وہ کامیابی کے ساتھ، اور دوسری طرف نیزل ویکسین کا جو اس وقت ٹرائل چل رہا ہے کرشنا ایلا کی طرف سے صاف کیا گیا کہ وہ اس وقت چل رہا ہے۔ جہاں تک کووڈ کے ویکسین کے مکس کرنے کی بات ہے تو کافی حد تک راحت ہے، کیونکہ سرکار نے جب ملک کے اندر ویکسین کی کمی کچھ ریاستوں کے اندر پائی گئی تھی تو یہ صاف کیا تھا کہ ویکسین اگر نہ ملے تو اس پر ماہرین کا مشورہ لینے کے بعد اگر کوویشیلڈ اور کوویکسین کو مکس کرنا ہوگا تو اس کے بعد حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسپتالوں کو اس کے حوالے سے احکامات جاری کیے جائیں گے، لیکن بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں کے اندر سرکار اس کو منظوری دے دے۔ فی الحال جو سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی ہے ماہرین نے تحقیق کی ہے اور 15 دنوں کی سٹڈی کے بعد ایک طویل ریسرچ ہوئی جس میں یہ پتا چلا کہ ویکسین کے دونوں ڈوزز آپ مکس کریں گے، 1 مہینے ایک لیں گے اور اسی ویکسین کا یا کوویشیلڈ لیتے ہیں تو اس کا اگلے مہینے نہیں ملے گا، جب وقت پورا ہوگا تو کوویکسین بھی اس کے ساتھ لی جا سکتی ہے، اس سے آپ کی باڈی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ماہرین نے مشورہ دیا سرکار کو، اب مرکزی وزارت صحت اس فیصلے کو زمین پر بھی عملا سکتی ہے۔ چلیے پروگرام میں وقت ہوا ہے لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے کا، لیکن لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے سے پہلے ہم پروگرام میں پہلا کالر لیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے شمالی کشمیر کی خبر ابھی بارہمولہ کی خبر آپ تک پہنچائی، خبر اصل میں یہ ہے کہ فریدہ بیگم جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے گئی تھی، اس کے بعد گھر واپس نہیں آئی، لیکن اسی بیچ اسی علاقے یعنی کٹیار میں ہی پولیس کو ایک لاش ملی ہے۔ ابھی تک لاش آدمی شناخت ہے، اس لاش کی شناخت نہیں ہوئی ہے، جبکہ فریدہ بیگم جو ہے وہ فی الحال مسنگ ہے۔ چلیے اب پروگرام میں لوگوں کے مسائل کو بھی اجاگر کرتے ہیں، لیتے ہیں پہلا کالر۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد کمار مانی ہوں، ریمبا کالونی موجود نگر سے۔ جی سر مجھے ایک عرض ہے کہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ اور چیف سیکرٹری کو التجا کیجیے کہ ڈیف اینڈ ڈمو کا جو ریزرویشن کوٹا ہے 1% ان کو الگ کیا جائے گا، باقی کینڈیڈیٹوں سے
4th क्लास में, चलिए आप क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ और सुनने वाले बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छी तजवीज़ आपने दी है। जो जिस्मानी तौर ख़ास बच्चे हैं तालीमी मैदान में वो भी आगे जाएं, उनके लिए रिजर्वेशन की बात उनकी तरफ से कही गई है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल साहब और आसिफ रशीद साहब, बहुत बहुत सलाम, ईद मुबारक आपको। मैं अब हो चुकी है, आपको बड़ी बड़ी मुबारक है। खैर मुबारक जनाब, बात रखें, क्या कुछ मसला है? सब ठीक ठाक बात है? ये है सर, बुडोज तो क्या बताएं, ये जो इन्होंने लिंक रोडे ये टाउन में हमारे मीर मल्ला और वो पट्टी मल्ला में बनाई है, अमर चश्मा है, पत्नीटॉप वो सड़क बनाई है, पूरा बुरा हाल है, स्लाइड एरिया बन चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम कहीं मकानों के समेत नीचे नहीं चले जाएं, कहीं ऐसी पोजीशन है। ये R&B डिवीजन रामबन इसको करना कोई हमारी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि ये कोई हमारी कोई ये फरियाद सुने। और दूसरा मुआवजा भी नहीं इन्होंने दिए, दूसरा स्लाइड एरिया बन रहे हैं और कोई तवज्जो ही नहीं है। नालियां नहीं बनाई हैं, वो चेक वाले बनानी है, वो नहीं बनाई। सड़क पूरी मुकम्मल भी नहीं की है, ना बटोर मीर मल्ला और ना अमर चश्मा वो। हाँ, ये दो हमारे केस हैं सर, ये बड़ी मेहरबानी चलिए है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपकी बात पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन के दफ्तर तक पहुंचाई गई है, 2-3 बार आपने कॉल की है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वो बरगाइन पर बात कर जी। क्या उसको मालूम करन हैंडीकैप्ड क्या छ आसन अच्छा स्टॉक से अगर तक पेंसिल रहते कैसे तो ऐसे तो मालूमात है टाक सब कुछ स्टॉक सब चाहिए ऐसे दर बरा अच्छा 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 इस वुचो अगर इस तुम नंबर बनो तो इस करो तो परवाह के। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तुम रोज गुलिस्तान पे? बिल्कुल बिल्कुल जनाब आरो जनाबी वैक्सीन करान अच्छा छानपुर जिस्मसरी पेवान नजदीक न्यायिक बाग रोजान तौर गसान तक नसा नफर गसन जमा गसन अद करो तह मतलब अगर बह नफर गसान मे गो ओतर बच तो 18-20 बच दोपन सा सान सा गोड़ 9 नफर बे बह करो अद 10 नफर तो इकवटे यह छानपुर PHC अहन अत सुप्रिटेंडेंट साहब बिचार तम तो डॉक्टर भाई वाया जितन तो इसको करो भाई तो तम मोन सुप्रिटेंडेंट सुन तो कहें दी मार तवज्जो वन तो यह तुम क्या करान अगर कह कायम दो फुटरावान पे और गसान पॉसिबल गि वैक्सीन। चलो तुहद सठा शुक्रिया तय कर वो कॉल और हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन तक ये बात पहुंची होगी कि PHC छानपुरा में अगर ऐसे मामला सामने आ रहे तो उस पर गौर किया जाए ताकि मुकामी लोगों को जो मुश्किलात है उनका अजाला भी हो सके। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो चलिए लाइन ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं, नाम बताएं। हेलो जी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं त्राल से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरा जो सवाल है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका जवाब तो आपके पास नहीं है, लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे एक रिलेटिव की डेथ हो गई कुछ दिन पहले। तो सर जब हम वहाँ गए तो फिर जब उसका जनाजा निकल गया उसको कब्रिस्तान ले जाया गया, तो वहाँ पे जो हमने मंजर देखा कब्रिस्तान वीरान था। उनको यहाँ तक नहीं पता था कि हमारा कब्रिस्तान कहाँ है, और वहाँ जब हम पहुँच गए तो वहाँ इतने सारे पत्थर थे, वीरान था वो बिल्कुल। कहाँ पे लोग जो है सर वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं कब्रिस्तानों पे, अपने मकबरों पे। लोग अपने घरों को सजाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग मकबरों की तरफ ध्यान नहीं देता है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और एक अहम मुद्दा जो है जो एक
मखसूस तबके से यानी मखसूस लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और अक्सर वादी के अंदर बात करेंगे तो अक्सरियत मुसलमानों की है। तो अगर कब्रिस्तानों की बात आपने उठाई है, उलमा पे भी जिम्मेदारी है, लोगों पे भी जिम्मेदारी है कि इस मसले की तरफ ध्यान दे। फिलहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, नाम बताइए। हाँ, मैं मसरूर बोल रहा हूँ हकीम बाग रावलपुरा से। जी मसरूर साहब। हाँ, एक प्रॉब्लम है हमारा, दो प्रॉब्लम है मेरी। एक, हम यहाँ पर हमारे पास एक कस्टोडियन लैंड आगे बहुत है हकीम बाग रावलपुरा में। बिल्कुल। तो ये कुछ यहाँ पर जो कुछ रेजिडेंशियल लोग हैं यहाँ पर जो हमारे इरेजर रहते हैं, उन्होंने उससे बहुत साल पहले कब्जा किया हुआ है। हेलो। बिल्कुल, आप बताएं। हाँ, कब्जा किया हुआ है। तो ये इसमें जो पोलन ट्रीज है कम से कम 100-150, तो 150 जो ये ट्रीज है, ये हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को लिखा, कस्टोडियन जनरल साहब को लिखा, डीसी श्रीनगर को बहुत बारी पिछले 4-5 साल से हम इनको लिख रहे हैं कि मेहरबानी करके ये ट्रीज जो है कटवा दीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, जो ऐसे जो ट्रीज है इनको इमीडिएटली आप काट दीजिए, क्योंकि ये बहुत हैजर्डस होते हैं। जो पोलन इनसे निकलता है वो हमारे घरों में, वो हमारी सब्जियों में चला जाता है। बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं हो गया। इस मैंने इवन डिविजनल कमिश्नर साहब को भी इसमें लिखा था, डीसी साहब को लिखा था। कस्टोडियन जनरल साहब मुझे कह रहे हैं इसमें कोर्ट केस चल रहा है पिछले 40 साल से, लेकिन 40 साल से कोर्ट केस चल रहा है और 40 साल से हम सफर कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और आपने खुद बताया कि इंतजामिया के आला अफसरान जो हैं उन तक पहले भी ये बात पहुंचाई गई। आज भी आपने इस मुद्दे को उठाया और उम्मीद है आज भी उन तक ये बात पहुंची होगी। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब तुम ठीक? शुक्र, दुआ के साथ। शाहिद साहब अच्छे ओगुना टंगमर्ग पे मोहम्मद यूसुफ लोन। वन तो यूसुफ साहब क्या मामला सर, अच्छे कुंजर पे गसान वोगमुन तान 2.5 किलोमीटर सड़क बड़ असल मैगडम त्रो तकरीबन 3 इंच 4 इंच 8 इंच थोक मैगडम बड़ असल मैगडम, मगर युस नारिन जायन थोक न सह रोत अति सह चटान वो बाकी मैगडम तम सन मैगडम चुटमुत नारिन जाय तथ दोब गम गाड़ तह फुटम तल कन। मतलब सर उन पे कार्रवाई गसान क्या मैं आज कर पत्म लट तक फोन कार्रवाई ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर ड्रेनेज सिस्टम ठीक, मगर इन जाय नर आब तरह अपार पोर तमन जाय थोमुत त्रावने बिल्कुल तथ गुमुत दोब वो बाकी मैगडम तना तमो दोबो सत। चलो अस उम्मीद मुतलिका अफसर यम जन R&B तो तिमन तान तुज कत वचम कि कसीर रकम अगर सड़क पे खर्च करना हो तो मामूली क्या पैचिंग कर तो सह गि युद्ध जन सह मकसद पूरा सपद यम बाबत यह रकम खर्च करना। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नारकरा बडगाम पे बिल्कुल वारिया ट्राई ग्राउंड खतर फाइल डिस्ट्रिक्ट बडगाम मज सेक्रेटस मज, मगर कुछ जाए आए कह एक्शन नीन अम बावजूद ड्रग्स बड़िस पैमानस पे तिम कल पगह रटान जमीन इलाकस मज अवेलेबल। अहन दुनिया का कॉलेज बनाने कॉलेज आए बनाने गव शेड इलीगली चूक सह मगर यह कम ग्राउंड कर। चलो तुज सठा शुक्रिया, तह करो कॉल तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया अत पे सठा संजीदा नौजवान जोन यी फिर गिंदनस द्रकनस कुन तो इन अंदर सलाहियत सलाहियत बरोकार अन्न। अगर नारकरा इलाकस में जमीन तो जमीनस पे ग्राउंड तमीर करने बापत इंतजामिया जोन फिर आमुत तो इंतजामिया पज अत कुन संजीदगी के सान गौर कर। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल अमीन साहब ठीक छो? दुआ गस आसन तुहन। अत मसल साहिल अमीन साहब अस करो वारिया लट तुहंदिस लाइव प्रोग्रामस मज अर्ज इल्तिजा बुझ कत पे जनाब? यजबियार पे ब्लॉक बिजबियार 2017 सह मटीरियल पेंडिंग वारिया लट गवर साहब सरे कत वारिया लट अंदन तक कहें टोटली कहें ना अंदन तम खतर क्या मटीरियल सह नरेगा मटीरियल 2017 मज बस मेट काम कर तथ मज त्रो यह लेबर बजट त्रोक बाकी पेंडिंग
باقی چھ پینڈنگ وۄنۍ کریو گور صٲبس سۭتۍ واریاہ لٹہِ اتھ پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ سانہِ خٲطرٕ کٔرِو اکھ مہربٲنی امیُک گیسٹ کٔرِو تُہۍ اسہِ سۭتۍ مثال لایو پروگرام کُنہِ ساتہٕ وۄنۍ بدلیو اتھ وارٕ کارٕ حظ یہ کمشنر سیکرٹری صٲب تہِ اتھ آیہِ رفت آرا جی دِو سا انصاف کرے اسہِ. چلو تہد سٹھا شکریہ تہ کرو پروگرامس بیٚیہِ پھر کال تو اچھے امید زِ تہد یہ مسلہ یس تہ آج اجاگر کرو تو یقیناً یہ مسئلہ حل کرنے باپت تلو متعلق محکم قدم. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جناب یہ لداخ پہ سر جی سر اس ونو اس گھا سر ٹرانسفر سون کفا تلتا سر اس گئی 3 وری سر کت گئی 3 وری لداخس مز لداخ سر ات گھر مول موج پریشان سر بچہ کت ڈپارٹمنٹس مز سر یہ فائنانسس مز سر اچھا سر سون تلتو اتہ مسئلہ اس گھا ٹرانسفر کن چلو یہ مرن سر یہ سنس اتھس مز کی تہذ ٹرانسفر کریں البتہ سون یہ کہ سرکارس تو لوکن درمیان اخ گیپ یس سا گیپ دور کریں تو بی اکہ قدلچ کام کریں تاکہ تہ تجو پن کت اچھے ومید انتظامیہ تام آ تہذ کت وچم تو اگر ات مز کھانا پروسیجر تیت کھانا آس تو انتظامیہ تو تلہ قدم. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب شاہ کالنی پہ محمد اشرف. ون تو اشرف صاحب کیا پرابلم سر اس گئی 10 وری لڑان لنک روڈ اخ یہ ٹوٹل 3 کلومیٹر یہ خراب ون ترو امیک اچھا ٹوٹل ڈرین سر کہین یپ یہ کت شاہ کالنی یہ گالندر چوکس ہرکن 1 کلومیٹر دور. چلو گئی 10 وری تہد تم آئے یور گاجی صاحب واجی صاحب اہم کہین غوری کران کال دپان صبح کرو ٹھیک صبح دپان کل کت کرو ٹھیک. چلو تہد سٹھا شکریہ تہ کرو پروگرامس مز کال تو امید تہد مسئلہ یہ انزرانے سوال تین قدم تلنے. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کنگمرگ پہ غلام نبی عرض کران. ون تو غلام نبی سر. جناب جناب اس پروجیکٹ یہ درنگ ٹورسٹ پلیس دمت جناب سڑکہ کھوڑ سائڈ بسان واقع بستی وہ 15 گھر اچھا اچھا جناب یہ روڈ مسئلہ یہ بابل کنال پکان کری وغیرہ یہ کران سراو اچھا ات لر لر وت انسان پکنس قابل ہکان چاروٲے پٔکِتھ نہٕ گُد پٔکِتھ اَسہِ حظ کَرے واریاہ پھِرِ حظ عرض تہٕ یہ اشاق صٲبن تہِ وَنیو أسۍ واتناوو یہِ أسۍ سوزو ٹیٖم اور یہِ کرو. چلو تہد سٹھا شکریہ تہ تلو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یہ مسئلہ تو بیٚیہِ ضروری درنگ ایریا سیاحتی نقشس پہ انہ آمت تو ات مز تیوتہ زیادہ یہ کہ ات سڑکہ کیا ہیٚکہِ نہٕ کٲم گژھِتھ. البتہ انتظامیہ سنجیدگی ہند تھوڑا سا مظاہرہ کرن تو یُتھ زن یہ سڑک تہ دوبارہ نئے سر تعمیر کرنے یی تو یم مقامی لکن پریشانی سہ گژھِ دوٗر تو بیٚیہِ سیاحتی علاقہ تو یہ مزید جٲذبہِ نظر بنانے باپت ضروری یم قدم تلن. فی الحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت رد ناگ لولو پہ بشیر احمد عرض کران. ون تو بشیر صاحب یہ لال پورہ ہائر سیکنڈری یپر درد پورہ ہائی سکول تو بیٚیہِ دیور تقریباً سکیرس مز 2 کلومیٹر ساری 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور. بالکل پتہ مقام گرلز مڈل سکول. اچھا جناب واریاہ پرون سکول اگر سو اپ گریڈ گژھِ واریاہ پھر کور اس حکامن تہ عرض تو مگر کانٛہہ شنوٲیی چھنہٕ گژھان یم سانہِ بچی چھنہٕ ہٮ۪کان پرسیو ایجوکیشن کٔرِتھ برونٛٹھ کُن کینٛہہ. تۄہہِ تُلوٕ اکھ اہم مسئلہ کہ کورٮ۪ن ہٕنٛز پڑھائی پٮ۪ٹھ ییٚتہِ مرکزی سرکار تہٕ جموں کشمیر سرکار تہِ بالکل سنجیدٕ تہٕ یُس تۄہہِ یہِ قدم تُلوٕ کہ اگر سرکارس نِش یُتھ کانٛہہ منصوبہٕ آسہِ کہ مڈل سکوٗلس اگر تِم اپ گریڈ کرن تاکہ مقٲمی بچی یم زن چھِ تِم ہٮ۪کہن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعلیٖم حٲصِل کٔرِتھ. ناظرین محترم آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان ساحل امین اور آصف رشید کو آج کا پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی دیجیے اجازت. کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. جب تک کے لیے اللہ حافظ.